नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए भारी मात्रा में आयात पर निर्भर है। देश अपनी कुल कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग 80 से 85% और एलपीजी का लगभग 60% हिस्सा विदेशों से मंगवाता है। ऐसे में अब मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का सीधा असर भारत पर भी देखने को मिल रहा है। सरकार के तमाम दावों के बावजूद एलपीजी संकट ने लोगों के सामने नई मुश्किलें खड़ी की हैं, तो वहीं अब तेल को लेकर भी कमी के साथ ही कीमतें बढ़ने का संकट बन रहा है। दरअसल मिडिल ईस्ट में युद्ध और सप्लाई चेन पर असर से भारत में एलपीजी संकट के साथ साथ तेल यानी क्रूड ऑयल को लेकर भी चिंता बढ़ती जा रही है। अमेरिका और इजराइल की ईरान के साथ जारी जंग के बीच आज कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट है। हालांकि अभी ये $100 प्रति बैरल के पार कारोबार कर रहा है। ब्रेड फ्रूट यानी आज 2% गिरकर $107 प्रति बैरल पर आ गया है और फारस की खाड़ी से होने वाली सप्लाई रुकने की वजह से ग्लोबल बेंचमार्क ब्रेंट के दाम कल 6% से ज्यादा बढ़कर $115 प्रति बैरल को पार कर गए हैं। वहीं इंडियन बास्केट की कीमतें $146 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है। खाड़ी देशों के एनर्जी ठिकानों पर ईरान के हमलों के बाद ब्रेंट क्रूड की कीमतें $110 प्रति बैरल के पार निकल गई हैं। भारत अपनी जरूरत का 85% तेल आयात करता है, जिसके लिए हमें डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। तेल महंगा होने से डॉलर की मांग बढ़ी और रुपया कमजोर हो गया। उधर भारत में सरकारी तेल कंपनियों ने प्रीमियम पेट्रोल ₹2.35 प्रति लीटर तक महंगा कर दिया है। इंडियन ऑयल, एचपी और भारत पेट्रोलियम ने दाम बढ़ाए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि सामान्य पेट्रोल पुरानी कीमत पर ही मिलेगा, लेकिन भारत में क्रूड की कीमतें लगभग दुगनी होकर $146 पर पहुंच गई हैं। इसके बढ़ने से भारत में पेट्रोल डीजल के दाम 10 से 15 रुपए बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। भारत इराक, सऊदी अरब, रूस, यूएई से तेल खरीदता है। भारत ने एलपीजी गैस लेकर तेल की आपूर्ति की रफ्तार बढ़ा दी है। इसके लिए अब पश्चिम एशिया पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा है। ऊर्जा आपूर्ति में आ रही बाधाओं के बीच सरकार का कहना है कि वो हालात को सामान्य करने के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने का असर क्या भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बुरी खबर है? विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ प्रतिक्रियाएं पहले वो सुनाते हैं। आप 9 अप्रैल की इंतजार करिए, चुनाव हो जाने दीजिए। देखिए ये जब भी चुनाव खत्म हो रहे हैं, देखिए ये सारे पेट्रोल और डीजल पे कैसे दाम बढ़ रहे हैं। और ये चेतावनी हम बहुत पहले दे चुके हैं। जो 26-27 लाख करोड़ रुपया पिछले 12 साल में सरकार ने टैक्सेस के माध्यम से तेल, पेट्रोल और डीजल पे जो टैक्स लगते हैं, जो वैट्स लगती हैं, जो ड्यूटीज लगती हैं, एक्साइज लगती है, जो उस पे कमाया है, क्या वो लाभ ऐसी संकट की घड़ी में उपभोक्ता को नहीं दिया जा सकता? हम ये सवाल सरकार से पूछना चाहते हैं। पड़ोसी और दुनिया के बड़े बड़े देश, यूरोप के देश, अमेरिका के देश और हमारे पड़ोस के देशों में पेट्रोल डीजल के दामों में 50%, 40%, 30% की वृद्धि है और भारत में पेट्रोल डीजल के दाम स्टेबल बने हुए हैं। ये हमारी ताकत है। रही बात प्रीमियम पेट्रोल की, उसका कंज्यूमर बहुत ही लिमिटेड है और उसकी प्रोसेसेस अलग होते हैं। उसके बारे में टिप्पणी करना, क्योंकि उसका इम्पैक्ट हमारे जो नॉर्मल इन्फ्लेशन नंबर से उस पर बिल्कुल नहीं पड़ता। जब महंगाई बढ़ी है तो अपने जेब पे भारी पड़ेगा। ठीक है, सैलरी तो बढ़ नहीं रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। बस ये आम जनता को परेशान और वो किया जा रहा है। रेट बढ़ा है तो फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा काफी, क्योंकि हर कोई आदमी पेट्रोल यूज करता है, तो नेसेसिटी है, बेसिक नेसेसिटी है, तो फर्क तो पड़ेगा। चलिए, तो जिस तरीके से क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ी है, वाकई भारत की इकोनॉमी के लिए एक बुरी खबर है क्या? हमें इसे इस तरह से मंथन करना होगा, इस तरीके से समझने की जरूरत है कि जो भी मिडिल ईस्ट में हो रहा है उसके बाद से लगातार ये कहा जा रहा था कि एलपीजी को लेकर संकट हो सकता है। क्रूड ऑयल को लेकर तब तक कोई बात नहीं थी, तो एलपीजी को लेकर जो सारी चीजें हुई, देखिए उनके दाम बढ़ गए। ठीक है, उसके बाद क्रूड ऑयल पे आइए। अब यदि यहां भी इतनी परेशानी होगी तो यहां भी दाम बढ़ जाएंगे पेट्रोल डीजल के, और वो भी आज हो गया। पेट्रोल, प्रीमियम पेट्रोल की कीमत भी बढ़ी और डीजल भी 22 रुपए के आंकड़े को छुआ। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि यदि ऐसे ही आंकड़ा और बढ़ गया तो भारत की इकोनॉमी पर, आम लोगों पर, जो उपभोक्ता है उन पर कितना बड़ा खतरा होगा। और इसलिए भी समझिए, क्योंकि महंगाई यदि बढ़ती है तो परेशानी तो आम आदमी को उठानी पड़ेगी। तो कैसे इन चीजों से निकलेंगे, कितना असल में प्रभावित करेगा, या इसकी क्या एक लिमिटेशन है कि तब तक हमें चिंता की जरूरत नहीं है? विस्तार से चर्चा करेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। ओमनाथ शास्त्री हमारे साथ जुड़े हैं, अर्थशास्त्री हैं। ओमनाथ जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए।
राजनीतिक विश्लेषक हैं सुमन भटनागर। सुमन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और विदेश मामलों के जानकार हैं ब्रह्मदीप अलूने। ब्रह्मदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत पहले ओमनाथ जी आपसे ही करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। ओमनाथ जी, एक बड़ा सवाल है। जब भी कोई महंगाई बढ़ती है या वैश्विक स्तर पर इस तरह के कोई सिनेरियो हो रहे होते हैं तो हम भारत के परिप्रेक्ष्य में इन चीजों को समझना चाहते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि जब एलपीजी को लेकर हाहाकार हुआ तो हमने देखा कि दाम बढ़े। उसके बाद क्रूड ऑयल को लेकर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं और ये आज ही सारी चीजें हुई हैं। सवाल इस बात का है कि यदि ये इसी तरह से चीजें इफेक्ट करता गया तो हमारी इकोनॉमी पे वाकई क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा या फिर इसकी एक क्या लिमिटेशन हो सकती है? मान लीजिए जैसे अभी 146 रुपए उस पे बैरल पे तमाम चीजें गई हैं, डॉलर पर गई हैं, और यदि चीजें बढ़ती हैं तो क्या भारत के लिए एक स्टैंड होना चाहिए कि यहां तक हम चिंता करें और हो सकता है एक लिमिटेशन हो कि इससे ज्यादा हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है? तो कैसे हम समझे अपनी आर्थिक अर्थव्यवस्था के अनुसार इसे? निश्चित तौर पे अगर ऑयल के दाम, क्रूड ऑयल के दाम अगर बढ़ेंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था पे उसका असर पड़ेगा और एट द एंड ऑफ द डे उपभोक्ता को ही उसका कॉस्ट बियर करना पड़ेगा। इसमें कुछ शक दो राय वाली बात नहीं है। जैसे आपने बताया बीता शुरुआत में, डिबेट की शुरुआत में, कि यूरोप में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, सभी बाकी जो देश हैं उन्होंने, क्योंकि वो मार्केट पे अपने क्रूड ऑयल को रखते हैं तो वहां पे दाम बढ़ने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भारत का जो क्रूड बास्केट है, मतलब अलग अलग प्रकार का क्रूड भारत इंपोर्ट करता है, तो भारत की क्रूड बास्केट का जो एवरेज है वो $146 पर बैरल का पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पे 146 बहुत ऊपर है। भारत ने लेकिन $150 तक का प्राइस देखा हुआ है। जब आज से कुछ समय पहले जब क्राइसिस आई थी तो $150 बैरल पर बैरल भारत ने ऑयल खरीदा हुआ है। तो $150 तक, आप जो प्रश्न पूछे थे उसका जवाब ये कि $150 तक तो भारत में इतना बड़ा ऑयल शॉक नहीं लगेगा, लेकिन अगर क्रूड ऑयल का प्राइस $150 को क्रॉस करता है तो भारत की जनता पे इसका असर पड़ेगा। जैसे आपने वॉइस ओवर में बताया था, पवन खेरा जी का स्टेटमेंट था कि चुनाव के बाद में निश्चित तौर पे इसके दाम बढ़ेंगे, तो भारत सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है ये। अगर आप क्रूड महंगा खरीद रहे हो और इस पैमाने पे महंगा खरीद रहे हैं कि $70 का, जो $70 का क्रूड था आज 146 का बास्केट है, तो निश्चित तौर पे वो जनता पे बाहर जाएगा और उसका इन्फ्लेशन पे, महंगाई पे भी असर होगा और ग्रोथ पे भी असर होगा, जीडीपी पे भी असर होगा। लेकिन इसके अतिरिक्त हमें एक बात बहुत अच्छे से समझनी होगी, अगर सप्लाई चेन मैनेज होता है, जैसे आपने कल का स्टेटमेंट देखा होगा, अमेरिका ने बोला है कि वो ईरान का जो क्रूड ऑयल है जो मार्केट में अवेलेबल है उसको उन्होंने सैंक्शन हटा रहे हैं। जिस देश से आप लड़ाई लड़ रहे हो उसका ही सैंक्शन अगर आप ईरान से हटा रहे हो तो निश्चित तौर पे वो कोई भी 205 देश इस विश्व में है, अमेरिका, ईरान और 13 देश और भी अगर लड़ाई कर रहे हैं तो बाकी देशों को तो अपनी जनता का ध्यान रखना है। तो क्रूड ऑयल के प्राइस निश्चित तौर पे अगर एक भी पॉजिटिव स्टेटमेंट आता है या लड़ाई में थोड़ी सी भी शिथिलता आती है तो क्रूड ऑयल के दाम तेजी से नीचे गिरेंगे, क्योंकि क्रूड ऑयल ऐसी चीज नहीं है कि कोई अंदर नीचे दबा के रखे और उसे वो 2 साल बाद या 4 साल बाद बेच सकता है। सब अरब कंट्रीज उसे बेचना चाहती है। रशिया उधार है, 400 टैंकर उनके समुद्र में खड़े हुए और जिससे वो उन्होंने नॉर्मल सप्लाई शुरू कर दी है। तो भारत के लिए सप्लाई एक इशू नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पे क्रूड प्राइस का जो बास्केट इंडिया का है जिसके दाम बढ़े हुए, वो एक बहुत चिंता का विषय तो हमें मानना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी। ब्रह्मदीप जी, मुझे सुन पा रहे हैं? राखी जी, आवाज आ रही है आपकी? हाँ सर, कैसे हम इस विषय को समझें? हम वैश्विक स्तर पे जो कुछ भी हो रहा है ये चलता रहेगा, इस पर हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि अब इसको वक्त हो गया, लेकिन इन सारी चीजों से अब वही स्थिति आ रही है जिस पर हम चिंता करने के लिए बैठे थे। एलपीजी के टाइम पे सारी बातें आई, फिर धीरे धीरे चीजें आना शुरू हुई, लेकिन दाम तो बढ़ गए। क्या वो कम हो जाएंगे, एक बड़ा सवाल है। दूसरी चीज, आज क्रूड ऑयल की हम बात कर रहे थे क्योंकि हमारी इकोनॉमी पे वो किस तरह से इफेक्ट कर सकता है ये ओमनाथ शर्मा जी ने बताया, लेकिन हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि एक हमारी जो पॉलिसी है या जिस पर इस वक्त हम काम कर सकते हैं, कैसे आप इस विषय को देखते हैं और क्या एक अच्छा सुझाव हो सकता है भारत के लिए? देखिए, जब भी खाड़ी युद्ध होते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल तो आता ही है। इसको हमको खुले दिल से स्वीकार करने की जरूरत है। और अब जब जैसे आगे युद्ध बढ़ा है और अब तेल के जो ठिकाने हैं या पेट्रोलियम जो उत्पाद जहां से बनते हैं, निकलते हैं, बड़े बड़े संयंत्र, उनको निशाना सबसे पहले इजराइल ने बनाया,
ईरान ने फिर उसका इस प्रकार से जवाब दिया है कि यदि हमको बर्बाद करने की कोशिश की गई खाड़ी के देशों में तो हम दूसरों को भी बर्बाद करेंगे। तो इन सब में अब आने वाला समय बहुत कठिन नजर आता है। लेकिन इन सब के बाद बीच एक चीज भी आपने देखी होगी कि पाकिस्तान में आप देखिए वहां पर लंबी लंबी लाइनें लगना शुरू हो गई है, वहां पर हिंसा हो रही है, सड़कों पर लोग उतर आए हैं। बांग्लादेश में हालात खराब है, श्रीलंका में हालात खराब है, लेकिन भारत में ऐसे कोई भी चीज देखने को नहीं मिली है। इसका कारण है कि हमारे पास एक सुरक्षित भंडार रहा है और सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बाद भी हमने हार्मूज से अपने जहाजों को, कुछ जहाजों को निकालने में सफलता अर्जित की है। रूस से भी हमारे जहाज अब आ रहे हैं। तो ये युद्ध बढ़ेगा, जटिलताएं बढ़ेगी, तेल के भाव बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर, क्योंकि जो जहाज होते हैं उनका बड़ा बीमा होता है। उसके बाद दुनिया का जो सबसे ज्यादा व्यापार होता है वो समुद्री मार्ग से ही होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब आयात निर्यात के भाव बढ़ेंगे तो उसका आम आदमी भी उससे प्रभावित होगा भी। इसे भी हमको स्वीकार करने की जरूरत है। लेकिन भारत में जिस प्रकार से तेल का भंडार है या हम लोगों ने सरकार ने जिस प्रकार से व्यवस्थाओं को माकूल किया है, उससे हमारे लोग बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे। और दूसरी बात है, सवाल है कि युद्ध कितने दिन तक चलेगा। तो देखिए, ईरान ने प्रतिकार तो किया है, ईरान प्रतिकार भी कर रहा है, लेकिन 10-15 दिनों से ज्यादा अब ईरान युद्ध के मैदान में टिक नहीं सकता। और कम से कम उतना भंडार हमारे पास है तो भारत आंशिक तौर पर प्रभावित होगा, लेकिन भारत व्यापक तौर पर प्रभावित होगा। इसको लेकर देश में कोई भी आशंका नहीं होना चाहिए। राखी जी। बिल्कुल, चलिए वापस आऊंगी। सुमन जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ जी। सुमन जी, आपका क्या मत है इस पूरे विषय पर? लगातार महंगाई बढ़ेगी, लोग सरवाइव करेंगे तो सवाल तो उठेगा। तो जो चीजें बन रही हैं और जो चीजें आ गई हैं अब, उसको आप कैसे देखते हैं? देखो, अभी तक जो क्रूड ऑयल था या ऑयल गैस एलपीजी था, ये दैनिक जरूरत और उद्योगों के लिए इस्तेमाल होता था हमारे। अब इजराइल और ईरान ने इसको युद्ध के हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अब वो मिसाइल और ड्रोन उड़ाने की बजाय जो तेल की रिफाइनरीज हैं जहां से गैस उत्पाद हो रही है, उन जगहों को उड़ाने में लगे हुए हैं। ये एक बहुत खतरनाक प्रयास शुरू हुआ है, जो नई तरह का प्रयास है। ये पहली बार हो रहा है कि इस तरह से रिफाइनरियों को और तेल उत्पादकों को उड़ाया जा रहा है। इसका पूरे विश्व पर असर पड़ने वाला है। भारत पे भी असर पड़ेगा। आज देखा, कुछ कंपनियों थोड़े बहुत रेट बढ़ाए हैं और भारत में तो लोगों ने होटलों में डीजल की भट्टी, लकड़ी, कोयला, इसका इस्तेमाल भी थोड़ा थोड़ा शुरू कर दिया है। देखो, भारत जो है इसका करीब करीब 80% क्रूड ऑयल और 50% प्राकृतिक गैस और 60% एलपीजी बाहर के देशों से आता है। और इसमें 95% जो आ रहा है हमारे ऐसा, वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होकर आ रहा है। हालांकि ईरान ने हमें छूट दी हुई है, थोड़े हमारे जहाज निकल रहे हैं वहां पर और देशों के रुके हुए हैं, हमारे निकल रहे हैं। लेकिन जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं, ये तो तय लग रहा है कि आने वाले समय में, अब 20 दिन तो हो गए, 21 दिन युद्ध को चलते चलते, यदि ये महीना को और चल जाता है तो आने वाले समय भारत में नहीं, पूरे विश्व में तेल की, गैस की एक बड़ी दिक्कत आने वाली है, एक बड़ी समस्या आने वाली है, जिसका पूरे विश्व को इसका भुगतना पड़ेगा। केवल यही नहीं, खाड़ी देशों में हमारे 1 करोड़ भारतीय रुके पड़े हैं। उनकी भी बड़ी चिंता है उनकी। अगर वहां भी दिक्कतें आती हैं, वहां युद्ध बढ़ता है, गोलाबारी बढ़ती है, तो उनका जीवन में खतरे पड़ेगा। अभी तो मिसाइल से चलाए जा रहे हैं, ड्रोन चलाए जा रहे हैं। अमेरिका कह रहे हैं कि मैं सैनिक उतारूंगा मैदान में अपने। अगर इस तरह के हालात बनते हैं वहां पर ईरान और इजराइल के बीच में, तो डेफिनेटली वहां जो हमारे 1 करोड़ भारतीय हैं, उनका जीवन भी खतरे में पड़ेगा। ट्रंप जो जिस तरह की बातें कर रहा है, कभी कुछ कहता है, एक मखौल की तरह, एक कार्टून की तरह बातें कर रहा है, उसका नहीं लगता कि बहुत बड़ा असर होगा। रोज कह देता कि आज के दिन बहुत भारी होगी रात पर, फिर भूल जाता है, फिर कहता नहीं आज फिर भारी होगी। आज भी कहा है उसने कि आज की रात फिर भारी होगी। तो ये एक्चुअली मेंटली अपसेट एक तानाशाह है। ये कब क्या कर देगा कुछ कहना मुश्किल है। तो भारत को इस समय बड़ी कोई दिक्कत तो नहीं है फिलहाल, तो बहुत दिक्कत नहीं नजर आ रही है। तेल की और गैस की थोड़ी बहुत कमी तो है, लेकिन आने वाले समय में ये दिक्कत बढ़ सकती है। इसके लिए सरकार को अभी से कदम उठाने चाहिए।
बिल्कुल ठीक है। ओमनाथ जी, क्योंकि आप कह रहे थे कि अभी तक तो चीजें ठीक हैं और सभी लोगों का ये आकलन है कि थोड़ा सा और यदि ये आगे बढ़ा तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो सकती है। जैसे आपने भी कहा अभी 146 है, एक अनुमानित है कि 150 तक तो ठीक है डॉलर प्रति बैरल, यदि उसके ऊपर यदि ये क्रूड ऑयल जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोग इफेक्ट तो करेंगे। अब सवाल इस बात का है कि फिर इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए या इन सब चीजों से हम बहुत ज्यादा प्रभावित ना हो, इसके लिए क्या किया जाए? क्या एक पॉलिसी, क्या एक नीति भारत सरकार की हो सकती है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए जंग तो नहीं रुकवा सकते हैं और ना ही वो जाकर उनके बीच में कोई हस्तक्षेप कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ ऐसा सिनेरियो बन सकता है तो बताइए। राखी जी, एलपीजी आप स्टोर कर नहीं सकते, पेट्रोल और बिल्कुल। डीजल आप अपने देश में प्रोड्यूस कर नहीं सकते, क्योंकि वो आपके देश में प्रोड्यूस होता नहीं है। 15% ही प्रोड्यूस होता है, वो हमारे पास में उसका है। गलती बोले या जो भी बोले कि जो खाड़ी से विश्व का 20% होता है, वो भारत के लिए 60% के करीब खाड़ी से हमारे पास में क्रूड आता है। तो निश्चित तौर पे वो इसलिए आता है क्योंकि वो हमारे पास 6 से 7 दिन में पहुंच जाता है। लेने को हम रशिया से ले सकते हैं, हम अमेरिका से ले सकते हैं, वो हमें महंगा पड़ता है क्योंकि इंश्योरेंस की और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट हमें महंगी हो जाती है। तो जब परिस्थिति विपरीत होती है तभी आदमी का जो सिक्स सेंस है वो काम करता है। तो निश्चित तौर पे भारत 140 करोड़ की जनसंख्या है, तो अब सरकार को इस बात पे ध्यान देना होगा कि उसको रिसोर्सेस अपने बढ़ाने पड़ेंगे, अपने वेंडर्स बढ़ाने पड़ेंगे, और जो सप्लाई चेन है जो भारत की हमेशा से कमजोरी रही है कि उसको ये लगता है कि दुनिया में बहुत कुछ भारत में जैसा चल रहा है वैसे ही विश्व में चलता रहेगा, वैसा अब विश्व में नहीं है। यूक्रेन और रशिया का युद्ध आज 4 साल हो चुका। ये खाड़ी का युद्ध हो सकता है 7 दिन में खत्म हो जाए, हो सकता है 7 महीने चलता रहे, लेकिन अगर वहां से सप्लाई नहीं आएगी तो भारत कितना भी शांति प्रिय देश हो, उसमें झुलसना तो आपको भी पड़ेगा निश्चित तौर पे। तो इसका समाधान यही है कि जो चीजें स्टोर की जा सकती हैं, जिन चीजों का हम ऑल्टरनेट फ्यूल वारफुट बेसिस पे क्रिएट कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। जैसे ईरान के अगर आप देखेंगे तो ईरान ने कहा कि हम तो 40 साल से इस युद्ध की तैयारी कर रहे थे। तो क्या भारत को नहीं पता था या दुनिया को नहीं पता था कि ईरान 40 साल से उस युद्ध की तैयारी कर रहा है? वो तो बोलते हैं उनके पास इतना आर्सेनल है कि वो 40 साल तक इस लड़ाई, 40 साल की तैयारी, हम तो कई महीनों तक इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। तो ये होना ही था, ये पहली बार नहीं हुआ। ताज्जुब की बात ये है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में जो आज हुआ है वो पहली बार नहीं हुआ। तो गलती से भारत की हो ऐसा नहीं है, यूरोप ने भी गलती की है। यूरोप कतर पे डिपेंडेंट था। कतर की जब ऑयल गैस रिफाइनरी पे हमला हुआ तो यूरोप में हाहाकार मचना शुरू हो गया। उससे पहले तो यूरोप से कोई आवाज नहीं आ रही थी। जब पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश में कमी हुई थी तब यूरोप वाले कुछ नहीं बोले, लेकिन जैसे ही कतर पे हमला हुआ जो उनको सप्लाई करता है तो वो भी उन्होंने बोलना शुरू किया। तो निश्चित तौर पे जो हो रहा है वो ऐसी घटनाएं राखी जी जो शायद आपके और मेरे जीवन काल में इससे पहले कभी नहीं आई, और जो दूसरे पैनलिस्ट हैं उनके जीवन काल में भी इस प्रकार से कभी नहीं आई। तो ये चिंता का विषय है, और इसके लिए हमें, भले ये घटना 50 साल में हो, 10 साल में एक बार घटित हो, हमें उसके लिए तैयारी निश्चित तौर पे करनी चाहिए। बिल्कुल। ब्रह्मदीप जी, अपनी बात रखिएगा जल्दी से। जी राखी जी। सर, अपनी बात रखिएगा। कोई सुझाव आपका भी हो भारत के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, कोई भी किसी भी देश की सरकार, और जहाँ तक भारत का सवाल है तो लोकतांत्रिक सरकार बेहतर तरीके से काम कर रही है। उसे पता है कि इस युद्ध का भाग किसी प्रकार से नहीं बनना है, और भारत यदि इस युद्ध में शामिल नहीं होता है तो फिर मुझे नहीं लगता किसी सुझाव की आवश्यकता। हमारा तेल आता रहेगा, पेट्रोलियम पदार्थों की पूर्ति होती रहेगी, लेकिन हाँ, जनता से जरूर ये अपेक्षा की जा सकती है कि वो अपव्यय से बचे, पेट्रोलियम पदार्थों का उतना उपयोग करे, संभव हो तो अभी बसों का या ट्रेनों का सफर करना शुरू करें, क्योंकि ये सुधार देश में करने की जरूरत होगी। और यही चीजें पेट्रोलियम गैस पर भी लागू होती है। तो जनता जितनी सरकार के साथ रहेगी उतना सरकार को हेल्प भी मिलेगी, और मुझे लगता है कि इससे देश में शांति और एकता जो है वो बनी रहेगी। राखी जी। बिल्कुल ठीक है। सुमन जी, क्योंकि एक राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, एक छोटा सा सवाल आया एक जहन में, और बहुत जायज सा सवाल है। जो कुछ भी महंगाई थोड़ी सी या ज्यादा जैसी भी इंक्रीज हो रही है, पहले एलपीजी की बात हो गई और अब हो गई पेट्रोल डीजल के दामों की, यानी कि हम तेल की बात कर लें तो यहाँ पे चीजें हो रही हैं। आने वाले समय में सर 5 राज्यों में चुनाव भी है, हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या ये सारी चीजें इफेक्ट करेंगी उनको। बिल्कुल, देखो ये आम आदमी से जुड़े हुए मसले हैं। मतलब एलपीजी गैस और पेट्रोल डीजल,
ऐसा तो नहीं है कि जहां जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां महंगा नहीं होगा, ये पूरे देश में इसका असर पड़ने वाला है। अभी हॉर्मुज में उसके ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि हम टोल टैक्स लगाएंगे और महंगा हो जाएगा। और ये जो महंगा होगा पेट्रोल, डीजल, कुकिंग गैस, इसका डेफिनेटली आने वाले 5 राज्यों में तो असर डेफिनेटली पड़ेगा। लेकिन भारत के पास कोई समाधान नहीं है, क्योंकि मसला ईरान और इजराइल के बीच में है। जब तक वो इस मसले को नहीं सुलझाएंगे तब तो भारत के लोगों को इसकी कमी को झेलने की आदत डालनी पड़ेगी। हो सकता है लड़ाई अभी 1 महीना चले, 2 महीने चले, 6 महीने चले, तो हमें आदत डालनी पड़ेगी कि भाई गैस कम से कम इस्तेमाल करो, तेल कम से कम इस्तेमाल करो, और कोई विकल्प फिलहाल हमें नजर नहीं आता कि हम इसका कोई हल हम निकाल पाएंगे, क्योंकि हमारे हाथ में है ही नहीं। तेल वहां से खाड़ी देशों से आना है, डीजल वहां से आना है, गैस वहां से आना है, एलपीजी वहां से आना है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारे हाथ में तो हमें तो मजबूरन अब आदत डालनी पड़ेगी, वे कम से कम गैस इस्तेमाल करो, कम से कम तेल इस्तेमाल करो, नहीं तो लकड़ी, कोयला और जो पुरानी अपना साधन है जलाने के, उसका इस्तेमाल करना शुरू करें। बिल्कुल, मुझे तो एक चीज और लगती है कि अपन जरूर इलेक्शन से इसको कंपेयर करके थोड़ा सा सोच रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी ये कहने के लिए कि वैश्विक स्तर पर या 2 देश यदि के बीच की जंग है और ये सारी चीजें महंगी हो रही हैं तो सरकार के ऊपर उसको ना थोपा जाए। सर, ये बात जरूर आएगी क्योंकि विपक्ष पहले ही बोल चुका है। मैंने तो ये सवाल इसलिए लिया क्योंकि विपक्ष इस बात पर अड़ा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप और मतलब अमेरिका और भारत के रिश्ते कितने अच्छे हुआ करते थे, कितनी अच्छी दोस्ती निभाते थे। अमेरिका की प्लानिंग तो बहुत पहले से थी कि मैं अटैक करूंगा, ये तमाम चीजें करूंगा। कैसे आपकी फॉरेन पॉलिसी है कि आपको कुछ पता नहीं है और कुछ पता नहीं चला और अचानक से होने लगा, तो चीजों को ठीक किया जा सकता था, पहले से चीजों को बैलेंस किया जा सकता था, पर हुआ नहीं। तो आज उसके साथ साथ उनकी जंग में हम भी पिस रहे हैं। ये बोला जरूर जा सकता है, ये विपक्ष के बिल्कुल एक सवाल ऐसे हैं, लेकिन जो चीजें हो रही हैं उससे कौन सरवाइव कर रहा है, हम, आप और देश की जनता। तो ये सारी चीजों से निकलना बड़ी एक चुनौती जैसा है। बाकी जो सुझाव हैं आप लोगों के, मुझे लगता है हाँ, लोग उसको अपनाएंगे तो बहुत हद तक अच्छा हो सकता है। ओमनाथ जी ने एक बहुत अच्छी चीजें बोली हैं कि बहुत लॉन्ग टाइम नहीं है। हाँ, जंग चलती रहेगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन यदि थोड़ा सा भी स्थिरता आती है या रुकता है तो क्रूड ऑयल के जो दाम है जितनी तेजी से बढ़े उतनी तेजी से नीचे भी आएंगे। तो एक उम्मीद हम रख सकते हैं कि शायद कुछ अच्छा हो जाए। खैर, समय भी हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, कम तेल में ज्यादा काम की नीति पर जोर दिया जा रहा है। उसको आप कैसे करेंगे, कैसे चीजें ठीक होंगी, और अर्थव्यवस्था के लिए अभी जो एक बात निकली है, $146 प्रति बैरल हुई हैं क्रूड ऑयल की कीमतें। 150 तक कोई टेंशन नहीं है, इसके ऊपर भी चीजें होती हैं, और यदि ये जो युद्ध ऐसे ही चलता रहेगा तो थोड़ी और प्रॉब्लम्स बढ़ा सकता है। तो लोगों के लिए एक सुझाव है कि आप कैसे इन चीजों से निकलेंगे। कहते हैं ना कि कम कम चीजों में काम चलाना सीखे, क्योंकि ये एक ऐसी जगह से आ रही हैं चीजें जिसको रोकना ना तो अभी फिलहाल हमारे हाथ में है ना आपके हाथ में है, और जंग को रोकना फिलहाल सरकार के हैंड पे नहीं है। ये बहुत अलग स्तर पे चीजें हो रही हैं, तो थोड़ा सा समझना होगा, स्थिरता लानी होगी, और बहुत सकारात्मक सोच के साथ इन चीजों पर आगे बढ़ना पड़ेगा। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।